कानी कुर्सी की में बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन हुए हंगामे की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और वहां वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान है। कल भी हुआ, आज भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक तरफ, इन तीनों पार्टियों के विधायकों ने मिलकर खूब नारेबाजी की। वक्फ कानून को काला कानून बताया, बिल की कॉपियां फाड़ दी। वेल में जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के विधायकों ने वक्फ कानून के खिलाफ खूब स्लोगनरिंग की। स्पीकर ने खूब समझाया। स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, जिनकी सरकार है, लेकिन हंगामा करने वाले विधायक माने नहीं। थोड़ा सुने। वो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की बात हो हाउस में। उन्होंने हमें खाली लैंड, ट्रेन और मकान के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने बिजली के पोल के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने हमें भेजा है हम यहाँ मुसलमानों की बात कर सके, हम यहाँ के राइट्स की बात कर सके, हम कानून की बात कर सके। जो हमसे छीना जा रहा है, हर दिन छीना जा रहा है। 5 अगस्त को लेकर आज तक हर दिन छीना जा रहा है। अभी तक तो जम्मू कश्मीर तक कन्फाइंड था, अब पूरे मुल्क के मुसलमानों पर लागू हो रहा है। 2029 में पावर में आने के लिए बीजेपी सरकार ने वक्फ बिल बनाया, पूरे हिंदू कम्युनिटी को दिखाने के लिए कि देखो हम मुसलमानों को कैसे दबा रहे हैं, हम उनकी जमीनें कैसे छीन रहे हैं, हम उनकी मस्जिदें कैसे बंद करवाएंगे, हम उनके कब्रिस्तान कैसे लेंगे, हम उनके घरों पे कैसे कब्जा करेंगे। ये मोदी गवर्नमेंट का वक्फ बिल में, बीजेपी की वक्फ बिल में यही है। देखिए, बदकिस्मती है, ये डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। हाउस की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, हाउस की प्रोसीडिंग चलने नहीं दे रहे। कल भी क्वेश्चन आवर नहीं चलने दिया। आज तो स्पीकर साहब ने शुरुआत भी की और हमारे पहले क्वेश्चन में राजीव सिसोदिया जी के लिए उन्होंने बोला भी। जैसे ही बात रेज हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, यहाँ दूध की रखवाली में बिल्ली बैठी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपनी पार्टी के स्पीकर के खिलाफ बैल में आ गए और उन्होंने शोरगुल शुरू कर दिया। फिर पीडीपी के लोगों ने इनको एहसास करवा दिया कि भैया तुम वक्त की लड़ाई लड़ रहे हो, वहां ट्यूलिप गार्डन में जहर हो रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी रस्साकशी में हमारे हाउस का कीमती टाइम जो वेस्ट हो रहा है। अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर, अपनी सीटों पर जाइए, अपनी सीटों पर, अपनी सीटों पर, यहाँ नहीं, अपनी सीटों पर जाइए, आप अपनी सीटों पर जाइए। आप देखिए, हाथापाई हो गई। वहां पर जो मार्शल होते हैं अंदर, उनको बीच बचाव करना पड़ा। बीजेपी के विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक, ये आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने पर उतारू हो गए थे। अच्छा, है क्या मामला? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने विधायक और बाद में साथ में बीजेपी और कांग्रेस और पीडीपी के भी जुड़ गए। ये चाहते हैं स्थगन प्रस्ताव ला करके हम वक्फ बिल पर डिबेट करें, बहस करें। स्पीकर ने इसको डिसअलाउ कर दिया, नहीं माने, क्योंकि सेंट्रल आपका परव्यू नहीं है। ये केंद्र ने, पार्लियामेंट सेंट्रल कानून बनाया, पार्लियामेंट ने इसको, आप वहाँ पर इस पर क्या बहस आप करेंगे? ये नहीं वो होने दे रहे हैं। इसको लेकर के ये सारा हंगामा है। कल यहाँ नारे लगे थे, बीजेपी के नेता जो है भारत माता की जय कहने लगे, तो उधर बाकी लोग मिलकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। अब भारत माता की जय का नारा का जवाब अल्लाह अकबर हो रहा है। इसके बीच उमर अब्दुल्ला कहाँ है? उमर अब्दुल्ला आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहे होंगे। उमर अब्दुल्ला की एक तस्वीर आई, वो और उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला साहब। श्रीनगर का बड़ा मशहूर गार्डन है ट्यूलिप गार्डन, अलग अलग वैरायटी के फूल यहाँ होते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। और किरण रिजिजू जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो जो इस बिल को पायलट करके लाए थे, वो कश्मीर में हैं और वो इस गार्डन में घूमने के लिए गए थे और वहाँ उनकी मेज़बानी करने के लिए खुद उमर अब्दुल्ला पहुँचे। फारूक अब्दुल्ला साहब भी वहाँ पर थे, पूरा गार्डन घूमे, उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा हद है, ये जो व्यक्ति ये बिल लेकर के आया, मुसलमानों की संपत्तियां हड़पने वाला बिल, उसको गार्डन में घुमा रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। अच्छा, सवाल तो ये है कि उमर अब्दुल्ला के अपने विधायक हंगामा कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला का स्पीकर मना कर रहा है और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पूरे सीन में ही कहीं नहीं है, वो गार्डन में मोदी जी के मंत्री जी के साथ है। अब जरा पुरानी बातें याद कीजिए। उमर अब्दुल्ला पब्लिकली नरेंद्र मोदी की उनके मंच पर जाकर के तारीफ कर चुके हैं। क्या कहा था उमर अब्दुल्ला ने? 13 जनवरी 2025 को उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी को की तारीफ करते हुए कि मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया।
पीएम मोदी ने दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी ये खत्म कर दी। तब भी महबूबा मुफ्ती ने इस पर बड़ा एतराज जताया था। अब चर्चा ये आम है कि उमर अब्दुल्ला वो दिल्ली की सरकार के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, वो वहाँ अपनी सरकार थोड़े आराम से चलाना चाहते हैं और वो इस बात को मानते हैं कि हमें केंद्र के खिलाफ जाकर के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उन पर एक आरोप और लगा था कि 370 खत्म हुआ, उनकी सरकार बनी, इस पर उन्होंने असेंबली में कुछ नहीं कहा। उन्होंने वो प्रस्ताव एक बार लेकर के आए थे, उसमें था कि हमारा पूर्ण राज्य का दर्जा लौटा दीजिए मोदी जी, जो उन्होंने कहा कि मोदी जी लौटा देंगे, लेकिन 370 पर नहीं बोले। इसका भी जवाब उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था कि भाई 370 और ये पूर्ण राज्य का दर्जा ये मोदी जी को ही देना है, हम कुछ भी कर लें यहाँ पर, मैं उनसे बैर करके क्या हासिल कर लूंगा। उनको हम इस मामले में मनाएं, अपनी बात कहें, वो तो ठीक है, लेकिन उनके सामने खड़े होकर के हमें कोई फायदा इस पर नहीं होने वाला है। तो ये जो मामला अभी चल रहा है समीर जी, उमर अब्दुल्ला वो अलाइंड दिख रहे हैं इस वक्त मोदी सरकार के साथ, और ये वहां विपक्ष को पसंद नहीं है। देखिए, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है और वह व्यावहारिकता और वास्तविकता जानते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, आर्टिकल 370 की वापसी हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग गई और अमित शाह ने तो कह दिया है कि भाई हमने दफन ऐसा कर दिया है कि कोई इसको निकाल कर ला नहीं सकता। वो भी कश्मीर में है बाय द वे, अभी वो भी उनकी मुलाकात भी हुई है। बिल्कुल, आज मुलाकात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि उमर जानते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ये भी जानते हैं कि अगर मैं मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से लड़ता रहूंगा, उन्होंने जिक्र भी किया था कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार से 10 साल लड़ते रहे और दिल्ली का काम नहीं हो पाया। मैं अगर केंद्र सरकार से लड़ूंगा तो मैं जम्मू कश्मीर के लिए जो पैसा चाहिए मुझे कहां से आएगा? केंद्र सरकार के सहयोग करूंगा तो ही मैं जम्मू कश्मीर का विकास करता हूं। केंद्र से पैसा आएगा। केंद्र से लड़ोगे तो अरविंद केजरीवाल जैसा के लिए तैयार। बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट कहा था। तो इस बात की कोई मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय उनका कि भाई वैचारिक रूप से आप मतभेद अलग है, लेकिन आप सत्ता में आ गए हो तो जम्मू कश्मीर का विकास आपकी प्राथमिकता है, तो आप बिना केंद्र कर नहीं सकते हो। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, आप प्रधानमंत्री को उसकी रिक्वेस्ट करते हो, चिट्ठी लिख सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो माहौल देखने को मिल रहा है तो मतलब बड़ा आश्चर्यजनक है कि भाई सत्ता पक्ष भी वेल में जाके हल्ला कर रहा है, विपक्ष भी वेल में जाकर हल्ला कर रहा है, और स्पीकर साहब जिस पार्टी के, वो अपने पार्टी के विधायकों की भी नहीं सुन रहे और विधायक स्पीकर की नहीं सुन रहे। और जनरली जब इस तरीके से कोई प्रस्ताव आने वाला होता है या चर्चा होने वाली होती है तो भाई मुख्यमंत्री ने के ही तो है वो, तो मुख्यमंत्री पहले बता देना चाहिए था कि भाई ये प्रस्ताव लेकर आएंगे, आपको इसको अनुमति देना है या किसको नहीं देना है। अब स्थिति तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से खराब हो रही है ना। ही करवा रहे हैं हंगामा। ये अगर उमर अब्दुल्ला हंगामा करवा रहे हैं तो फिर स्पीकर उसका विरोध कर रहे हैं, तो पार्टी की फजीयत तो हो रही ना कि इतना तो कह सकते हैं उमर अब्दुल्ला रोक नहीं रहे अपने विधायकों। बिल्कुल नहीं रोक रहे। कल हुआ था, आज रोका जा सकता था, आज नहीं, लेकिन रोकने से कुछ देखिए, ये रणनीति है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति है कि गुड़ भी खाओ, गुलगुले से परहेज भी करते रहो। तो ये है कि विधायक जो है वो मुद्दे को पकड़े हुए हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। स्पीकर अपने संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि भाई जो मुद्दा जो है इसके परव्यू में नहीं, विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव कैसे आ सकता है। तो उस लिहाज से पार्टी की फजीयत कुछ नहीं हो रही है। उमर अब्दुल्ला के विधायक जो है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचानी है, उनको अपने लोगों को एड्रेस करना है, वो उसको संबोधित कर रहे हैं और स्पीकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं संवैधानिक। ये है, अगर स्पीकर अलाउ कर दें तो एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा भाई। अगर स्पीकर उस पर अलाउ कर दें एडजॉर्नमेंट मोशन तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा कि कहिए कि एक संसद द्वारा पारित कानून के विरोध में कैसे एडजॉर्नमेंट मोशन आप अलाउ कर देंगे? आप प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है विधानसभा अगर बहुमत है, जैसे तमिलनाडु ने भी उसकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया उसको लेकर के, तो वो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं या दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। हाँ, एक अनुरोध प्रस्ताव पारित कर सकते हैं भाई हमारा तो साफ है ना। यदि जिस तरह का हंगामा आप देख रहे हैं उसका मतलब है कि उमर अब्दुल्ला या जो उनकी सरकार पार्टी है वो वक्फ बिल के खिलाफ खड़ी है। यदि जितना हंगामा और आज जितना हंगामा हुआ है वहां पर स्पीकर चाहते, यदि कोई और स्पीकर होता तो वो नेम्ड कर देते। हाँ, नेम करने का मतलब उनको सस्पेंड कर देते वहां से, वो भी नहीं कर रहे, लेकिन वो नहीं कर रहे ना। इसका मतलब कि उनकी वॉइस तो वहां पहुंच रही है ना, एक कानूनी तौर पर केवल उसको ना। अगर पीडीपी ही ये सारा हंगामा कर रही होती तो क्या परिदृश्य? हाँ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी ये स्पेस नहीं दे पा रही है, ये रखना है। और थोड़ा सौरभ जी एक लाइन बोल दीजिए। सुंदर तस्वीर थी, दोनों फिटनेस फ्रीक हैं, दोनों बढ़िया मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उस पर आप लोग पॉलिटिक्स। भारत माता की जय का जवाब अल्लाह अकबर दिया जा रहा है। नहीं, ये तो नॉनसेंस है। ये तो सिर्फ वहां नहीं, कहीं भी भारत माता की जय सबके लिए। आपके अपने धर्म का, किसी को जय श्री राम का नारा, किसी को अल्लाह अकबर का नारा, वो अपने अपने रिलीजियस जगह। ये
जब भारत माता की जा कहते हैं तो उसी भारत माता का तो संविधान है ना, उसी भारत माता का तो देश है, उसी भारत माता की तो संसद है। कोई धार्मिक नारा नहीं है वो। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि और धार्मिक ये नारा तो कहाँ है? स्टालिन साहब को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री गए थे तो वो वहां पर उनको रिसीव करने नहीं पहुंचे। देखिए राजनीतिक विरोध अलग ये भी चीज़ कमाल है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये थोड़ी कि रिजिजू साहब के साथ ही वो मिले हुए हैं विचारधारा पे, वो जो भी अच्छा, मोदी सरकार पर एक बड़ा आरोप क्या है कि ये उद्योगपतियों के साथ चलती है सरकार, उद्योगपतियों को बचाती है, उनका कर्ज माफ कर देती है। राहुल गांधी रोज ये बात कहते हैं, कल भी वो बात ये कह रहे थे, आज शायद अहमदाबाद में इसी पर एक प्रस्ताव पास हो जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा हर अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट केंद्र सरकार का आया हुआ है। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए। मुद्रा योजना क्या थी कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे, जो छोटे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लोग, उनके लिए सुलभ कर्ज की व्यवस्था 2015 में ये स्कीम लाई गई थी। इसमें पहले 5 लाख 10 लाख की व्यवस्था थी, अब 20 लाख रुपए तक का कर्ज इसके अंदर दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए जरा 10 साल में कितना कर्ज दे चुकी है सरकार, कितना? 33 लाख करोड़ रुपया। 33 लाख करोड़ रुपया ये कर्ज के रूप में जनता को दिया जा चुका है। 52 करोड़ से ज्यादा लोन वितरित किए जा चुके हैं। इसके अंदर बताया जाता है कि 70% करीब जो है वो महिलाओं को ये ऋण दिए गए हैं। 50% से ज्यादा SC ST OBC कैटेगरी के लोगों को ये लोन दिया गया है। तो ये दिखा करके अब आज बीजेपी वाले लोन है और अनसिक्योर, कोई कोलैटरल नहीं, इसके एवज में आपको कुछ देना नहीं है। आप अगर कोई घर के लिए होम लोन भी लेते हैं तो घर का कागज जो है बैंक रख लेता है। ये अनसिक्योर्ड लोन है। आपने अप्लाई किया, आपने बताया कि मैं इस काम के लिए लोन लेना चाहता हूं, मैं ये व्यवसाय खोलूंगा, और आपको लोन मिल जाता है। और कल ही अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि एक भी SC ST OBC को लोन नहीं मिलता है। सरकारी बैंक चले जाइए, किसी को कुछ नहीं, काम करने के लिए फाइनेंस नहीं मिलता है। और आज ही देखिए 10 साल हो रहे हैं, 33.5 लाख करोड़, 33,50,000 करोड़ और 52 करोड़ कर्ज। अब राहुल गांधी जिनके बारे सामने बोल रहे होंगे वो भी हंस रहे होंगे कि भाई तुम्हारे शासनकाल में तो नहीं मिलता था, न UPA शासनकाल में मिला, न कांग्रेस के शासनकाल में मिला। हम तो गरीबी हटाओ, हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी ये लोग तो कहते थे ये सबसे बड़ा डिजास्टर निकलेगा, ये सारा पैसा डूब जाएगा, सबसे बड़ा NPA बनेगा। ये वही कह रहे हैं, नहीं बना ना, नहीं बना NPA। और एक जो मतलब बैंक के कर्मचारियों से बात कीजिए, बैंकिंग सिस्टम के लोगों से, छोटे लोन बहुत कम NPA होते हैं, बड़े लोन ज्यादा NPA होते हैं। सर, अब ये धन्ना सेठों की सरकार है जो 52 करोड़ कर्ज बांट रही है। देखिए कोई भी सरकार हो उसको संतुलन करना पड़ता है। उसको उद्योगपतियों के को भी राहत देनी पड़ती है और जनता को भी राहत देनी पड़ती है। कोई भी सरकार एक तरफा नहीं चल सकती कि आप लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार हो तो भी उद्योगपति खत्म हो जाएगा। यही है ना, ये तो विपक्ष जो यार टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, ये तो जनसंघ के जमाने से नारा लगता था। कोई पहली बार है क्या? ये नारा तो समाजवादी भी लगाते थे, जनसंघ वाले भी लगाते थे, कम्युनिस्ट भी लगाते थे इंदिरा गांधी और कांग्रेस जमाने में कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो टाटा बिरला की सरकार थी क्या? तो ये तो विपक्ष में जो रहता है वो तो आरोप लगाए। इस पे कितने आरोप UPA सरकार पे भी लगे थे, तब ये मौजूदा विपक्ष जो तत्कालीन विपक्ष था वो लगाता था। ये तो राजनीतिक बात। लेकिन हाँ, यो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, अगर आप किसी सरकार पर या किसी दल पर आरोप लगाएं तो तथ्यों के साथ लगाएं। मान लीजिए राहुल गांधी को लग रहा है कि दलितों और पिछड़ों को लोन नहीं मिल रहा है, तो उनको बाकायदा जारी करना चाहिए कि अगर 33 लाख करोड़ लोन मिला है तो उसमें किस वर्ग के लोग सबसे ज्यादा हैं। अंबानी की सरकार करेगी सर 52 करोड़ रिफॉर्म नहीं देना चाहिए। विजय जी, देखिए इसमें दो बातें अलग अलग हैं। ये मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए, प्रधानमंत्री जी ने आज वो मुद्रा योजना के जो लाभार्थी हैं उनको अपने घर बुलाकर भी बात की उनसे कि भाई क्या फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, या क्या मुश्किल हुई लोन में। और वो तमाम बातें भी उन्होंने उसमें की, जो ऐसे सवाल भी थे कि भाई बैंक से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या मिलने में दिक्कत होती है, तमाम तरीके की बात है। और ये बड़ा काम हुआ। और इसमें एक और चीज़ आपको जानकारी हो कि ये पहले 10 लाख रुपए था, वो 20 लाख रुपए क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि सरकार ने पहले किया और फिर जब उनसे कहा गया कि आप रीपे कर दीजिए, तो जिन लोगों ने रीपे कर दिया उनके लिए और बढ़ा दिया, लिमिट बढ़ा दी, लिमिट बढ़ा दी, लोग वापस कर रहे हैं, तो वापस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ कि 52 करोड़ लोग उसमें से ले रहे हैं। अभी कितना उसमें से सफल हुए नहीं हुए। सरकार इस डेटा का इस्तेमाल, ये जो बेरोजगारी वाला आरोप लगता है, नौकरियां नहीं है, तो ये 52 करोड़ लोगों को, हाँ नहीं तो ये 52 करोड़ खत्म हुआ, बेरोजगारी खत्म हुई ना। अगर इनमें से आधों ने भी, एक आदमी को भी अगर
कोई काम दिया होगा। एवरेज जो ये है ना, इसमें एमएसएमई वाले से लोग हैं मिनिमम, तो वो 10 से कम लोग नहीं अरे हैं, मोदी 9 जी से का 10 वो लोग बयान हैं। है हमारे पास, हाँ, तो उस पर चर्चा करें, लेकिन छोटे उद्यमी हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिए कि वो छोटा उद्यमी जो 2 लाख रुपए लोन ले रहा है, 5 लाख रुपए उसने लौटा दिए और 10 लाख पर आ गया, लेकिन 16 लाख करोड़ का एनपीए जो है ना, उसको आप इसके नीचे दबा नहीं बात सकते। करते हैं। मोदी जी की बात सुनिए। आपको पता है, अब आपको किसी पॉलिटिशियन की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी एमएलए एमपी के घर पे चक्कर नहीं काटना पड़ा होगा, आपको मेरा विश्वास है किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा होगा, और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना 33 लाख करोड़ रुपया, ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। ये आपकी बात का जवाब तो मोदी जी ने खुद दे दिया कि मुझे कहते हैं ये अमीरों की सरकार है, तुमसे बिना 1 रुपया लिए कोई बिना कोलैटरल के लोन दे दिया, और 33 लाख करोड़ रुपया इसका आधा भी जो है उद्योगपतियों को नहीं मिला होगा। लेकिन आपने कहा 16 लाख करोड़ एनपीए का जवाब नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं, वो जवाब नहीं, सकता। वो जवाब नहीं। देखिए, जब हम एनपीए की बात करते हैं तो एनपीए तो वो है जो रकम वो उतना पैसा नहीं दिया है, इसको भी जरा आप समझिए। कई बार होता है, मैं कई बार इसको डिस्क्राइब कर चुका हूं, फिर से कर देता हूं। ये वो पैसा जिस पर ब्याज बढ़ता जाता है और वो चुका नहीं पाए, तो मूल के साथ जब ब्याज की बड़ी रकम होती है जिसको एक समय बाद लगता है कि अभी नहीं वसूला जा पा रहा है, तो उसको एनपीए घोषित किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनसे वसूली नहीं होगी, भागे भागे तो घूमना पड़ेगा। विजय माल्या ने अभी बोला है कि मेरी देनदारी जो थी वो कुछ 6,000 करोड़ की कुछ थी, मुझसे 16,000 करोड़ रुपया वसूल लिया। दुगने से ज्यादा मुझसे जो नहीं तो जितना वसूला ही जाएगा ना, भागेगा। सारे कर्जों में ऐसे ही होता है सर, एक सारे कर्जों में ऐसे ही होता है। आप यदि पैसा नहीं चुका रहे होते तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। समीर जी, नहीं, निश्चित रूप से मुद्रा योजना का जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, और सिर्फ मुद्रा योजना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ड्रोन दीदी योजना एक प्रधानमंत्री मोदी की थी कि जो गांव की महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाना, ड्रोन के पैसा देना, मतलब हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने। और मुद्रा योजना में मतलब दिव्यांग लोगों के लिए पैसा दिया गया है, जो चल नहीं सकते, व्हील चेयर पर रहते हैं, जो कुछ नौकरी करने की स्थिति में नहीं है, वो कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर सके, इसलिए 17% दिव्यांग लोगों के लिए पैसा दिया गया। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये योजना शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें, और वो छोटा मोटा व्यवसाय अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में करे। उसके लिए जो संसाधन, जो पैसा चाहिए सरकार अपने सामर्थ्य से देगी। और मुझे लगता है यही कारण रहा कि आज 33 लाख करोड़ के बाद एक बड़ा वक्त तैयार हो गया जो मुद्रा लोन के माध्यम से अपने पैरों पे खड़ा है, और कुछ लोग तो रोजगार भी दे रहे हैं उसके अंदर। बहुत शुक्रिया, आज की अच्छी खबर थी ये। समीर जी, विजय जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, आज वक्त इतना ही था। कहानी कुर्सी की में कल फिर आपसे मुलाकात होगी।